या रब मेरे वजूद को वो अख्तियार दे जो जिंदगी को धूप में हंसकर गुजार दे। भजन लाल शर्मा को क्या ये अख्तियार मिलने जा रहा है? जिस तरह से लगातार वो साहस दिखा रहे हैं, क्या इस साहस का परिणाम भी राजस्थान की जनता देखेगी? पता नहीं। आज बातचीत करेंगे कि कैसे ताबड़तोड़ एसओजी से लेकर एसीबी तक भजन लाल शर्मा आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी कल रिया की बाड़ी में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा हुजूम लेकर सड़क पर उतरने जा रहे हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नाचे ही जा रहे हैं, नाचे ही जा रहे हैं। जनता से कह रहे हैं मेरे पैरों में घुंघरू बांध दे, फिर मेरी चाल देख ले। और नरेश मीणा किसकी चाल में लगे हुए हैं, आज बातचीत करेंगे इन सब पर। मगर शुरुआत कर लेते हैं एसओजी की खबर से। एसओजी में भजन लाल शर्मा ने दम दिखाया है और बाबूलाल कटारा से लगातार पूछताछ हो रही है। 8 घंटे की पूछताछ गुरुवार को हुई और 7 घंटे की पूछताछ शुक्रवार को हुई है। बाबूलाल कटारा के बेटे दीपेश कटारा और अशोक जैन को आमने सामने बिठाकर और फिर से सोमवार को पूछताछ होगी, क्योंकि बाबूलाल कटारा बहुत कुछ बताना चाहता है और भजन लाल शर्मा के एसओजी को चाहिए कि जो कुछ वो बताना चाह रहा है जनता को बताए, क्योंकि जनता की सरकार है और जानने का हक है। क्या वाकई पेपर लीक का पंडोरा बॉक्स खुलेगा? नेताओं के गिरेबां तक भजन लाल शर्मा की पुलिस हाथ डाल पाएगी? पता नहीं। मगर उम्मीद करते हैं, उम्मीद इसलिए करते हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 2021 भजन लाल शर्मा भले ही परीक्षा को रद्द नहीं कराना चाहते हैं, मगर उम्मीद की कोई न कोई किरण कहीं ना कहीं से दिख ही जाती है। डबल बेंच में जिस तरह से सुनवाई के दौरान जज साहब ने कहा कि बाबूलाल कटारा वही है ना जो सेकेंड ग्रेड परीक्षा में था, जब सरकार की तरफ से या फिर जो चयनित है उनके तरफ से कहा जा रहा था कि ये तो छोटा मोटा मामला है, कोई बड़ा मामला नहीं है, तब कहा गया, जज साहब की तरफ से इंगित किया गया, ये बड़ा मामला है क्योंकि कई पेपर लीक घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है और ये सिस्टमेटिक फेल्योर से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हमें लग रहा है कि पाप कहीं भी हो पाताल से भी निकलकर बाहर आ जाएगा, जैसे मिड डे मील घोटाला आ गया है। बताइए, लोग मुझे कहते हैं कि आप अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के इतने धुर विरोधी क्यों हो? मैं कहता हूं कि राजस्थान के पत्रकारिता के ये देवी देवता हैं जिनके खिलाफ राजस्थान में लिखना मना है, बोलना मना है। इसलिए किसी न किसी को पत्रकारिता की जिम्मेदारी उठानी ही चाहिए। अब ये खबर छपी है, दोनों ही अखबारों में छपी है क्योंकि खबर बहुत बड़ी थी। 2023 करोड़ हजम, पूर्व मंत्री यादव के बेटे अफसर कंपनियां खा गई बच्चों का भोजन, 5 आईएएस समेत 40 अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध। ठीक है, आईएएस आरोपी हैं, अधिकारी आरोपी हैं, मगर ये टेंडर किसने दिया था? सरकार ने। तो अशोक गहलोत का नाम भी तो कहीं आना चाहिए। कोरोना काल में जब हम और आप अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे कि बस बचे रहें, तब ये बच्चों के मुंह से निवाला छीन रहे थे और कहीं भी अशोक गहलोत का नाम नहीं है। इस पत्रकारिता को लेकर हमेशा मैं आपके सामने रहता हूं, कोई तो बताने वाला हो कि यह अशोक गहलोत ने कोरोना काल में कांड किया है कि कैसे योजना बनाई गई होगी। सोचो जरा,
कि कोरोना चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं बच्चों को मिड डे मील उनके घर पर जाकर खिलाया जाए और फिर कागजों में ही खिला दिया जाए और फिर पैसे हजम हो जाए, क्योंकि सब जान बचाने में लगे हुए हैं। किसको पड़ी है कि कहां का पैसा कहां लग रहा है, मगर बच्चों के मुंह का निवाला है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती और इसीलिए इस तरह से भजनलाल शर्मा ने आखिरकार 2 साल बाद हिम्मत दिखाई है। और देखिए, जो मुख्य आरोपी है कमलजीत, उसे वीके सिंह ने पहले भी एंटी करप्शन ब्यूरो में फर्नीचर घोटाले में गिरफ्तार किया था, मगर धीरे धीरे वो इतना बड़ा व्यक्ति बन गया कि कहा गया कि राजस्थान सरकार ने जब अपने हेलीकॉप्टर की नीलामी की तो उसी ने खरीदा जो स्कूटर पर राजस्थान आया था। आप समझिए कि सरकारी सिस्टम में आपका पैसा कौन कहां खा रहा है। और जो आरोपी है भजनलाल शर्मा की सरकार में भी कहा जा रहा है काम कर ही रहा है। अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा स्कीम जनता के लिए नहीं निकाला था, ऐसे ही लोगों के लिए निकाला था जो मिड डे मील में पैकेट बने थे। उसी तरह के पैकेट अन्नपूर्णा के जो थैले में देखते हैं ना, अशोक गहलोत के गुलाबी थैले में फोटो लगा हुआ, वो भी एक बड़ा घोटाला था और कोई और नहीं कह रहा था। ये प्रताप सिंह खाचरियावास ही कह रहे थे उस समय कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो उपभोक्ता मंत्री थे। मगर चलो, भजनलाल शर्मा ये साहस दिखा रहे हैं, भले ही पत्रकार साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पता चले कि टेंडर किसने निकाला, क्यों निकाला, कैसे इस टेंडर को कॉन्फेड के दिया गया और फिर कैसे कैसे इसमें कड़ियां जुड़ती गई। क्योंकि लोकतंत्र में अधिकारी अकेले पैसा नहीं खा सकता, किसी नीतिगत फैसले में नेता ही सबसे पहले पैसा खाता है। नेता के पैसे खिलाए बिना नीतिगत फैसला लोकतंत्र में किसी भी सरकार में नहीं होता है। इसलिए लिखना चाहिए था, मगर अशोक गहलोत का नाम किसी अखबार ने कहीं भी नहीं लिखा है। मुझे लगा कि सुबह सुबह बहुत सारे अखबार वो ट्वीट करते हैं, देखे होंगे और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने देखा होगा, मगर किसी की प्रतिक्रिया आई नहीं है और बीजेपी की भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए कि जो एक आरोपी थे उसमें राजेंद्र यादव, गृह राज्य मंत्री, वो इन दिनों बीजेपी में हैं। अब तो अच्छी बात है या बुरी बात है कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में खराबी आ गई है। जो राजेंद्र यादव बीजेपी में गए, फिर भी उनके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मगर मैं फिर कह रहा हूं, राजेंद्र यादव का परिवार अगर इसमें काम कर रहा है तो ये एक छोटी मछली है। बड़ी मछली कौन है? जिसने ये पूरा टेंडर दिया है। इसलिए जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वही दिख रहा है। मगर इसके अलावा हनुमान बेनीवाल की बात कर लेते हैं। हनुमान बेनीवाल रिया की बारी में कल एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, सभा करने जा रहे हैं। रैली क्या मतलब, लोगों के साथ वहां पर आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि बजरी का अवैध परिवहन लगातार वहां हो रहा है। उनका कहना है कि अवैध खनन भी हो रहा है। और नागौर की तस्वीरें आपने देखी थी, किस तरह की तस्वीरें उस समय नागौर से सामने आई थी। अब इन्हीं मसलों पर देखकर ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल जैसे नेता हैं जो कहीं जमीन पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वरना कांग्रेस मीटिंगों में व्यस्त है। और उन मीटिंगों में कौन कौन आ रहा है पता नहीं, क्योंकि कल एक खबर में देख रहा था कि जब ये मनरेगा पर बैठक बुलाए थे तो उसमें एक बीजेपी में शामिल कांग्रेस का नेता भी आ गए थे। तो आप समझिए किस तरह के हालात हैं। अब हनुमान बेनीवाल नागौर में तो आंदोलन कर रहे हैं, मगर उनकी पार्टी की एक सीमा है और पूरे राजस्थान में उस तरह का जनाधार नहीं है जिस तरह का जनाधार कांग्रेस के पास है। मगर कांग्रेस के पास नैतिक बल की कमी है, जिसकी वजह से वो भजनलाल शर्मा
कि सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहा है। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में सारे सरकारों के नाकामियों का जिक्र है सिवाय भजनलाल शर्मा के सरकार का। अरावली का जिक्र भी है तो वो केंद्र के खाते में जा रहा है। तो आप समझिए कि राजस्थान में कांग्रेस एक ऐसा मुद्दा भी नहीं बना पाई है जिसे लेकर वो भजनलाल शर्मा के खिलाफ खड़ी हो सके। इस तरह की स्थिति है पार्टी की। उधर किरोड़ी लाल मीणा मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक सरकार में रह पाएंगे, क्योंकि मस्त हैं इसलिए कि जयपुर में त्रस्त हैं। मस्त हो जाते हैं जाकर अपने जनता के बीच, फिर वहां पर उनके जो ठुमके दिखाई देते हैं, जिस तरह हेला ख्याल में वो गांव के लोगों के साथ नाचते हैं और जो उनका उमंग दिखाई देता है, उस उमंग को देखते हुए लगता है कि बाबा भी एक लड़ाई और लड़ सकते हैं। उनका मन भरा हुआ है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पेपर लीक का मसला हो या फिर ये पीएचडी घोटाला हो, आईटी घोटाला हो, उस तरह से जांचें नहीं हो पाई जिस तरह की जांचें हम चाहते थे। इसलिए वो अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मगर वो तैयारी क्या कांग्रेस के खिलाफ है या फिर अपनों के खिलाफ भी अस्त्र उठा सकते हैं, पता नहीं। मगर कहा जा रहा है कि जिस तरह से अलग अलग इलाकों में जाकर वो हेला ख्याल में अपनी प्रतिभा, हुनर को दिखा रहे हैं, जयपुर में भी कभी भी अपना हुनर वो दिखा सकते हैं, क्योंकि केओजी किरोड़ी ऑपरेशन ग्रुप फिर से लग गया है चीजों को, सबूतों को इकट्ठा करने में। उधर एक और नेता है नरेश मीणा इन दिनों हिंडौली और बूंदी के इलाकों में ज्यादा व्यस्त हैं। हालांकि उन्होंने अंता की हार को बहुत ही व्यक्तिगत ले लिया है और जिस तरह से वो इलाकों में घूम रहे हैं, मुझे लग रहा है कि गाय अगर चरती है तो फिर दूध भी देती है, क्योंकि खाना मिलता है। तो नरेश मीणा जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से भीड़ आ रही है उनकी सभाओं में, अगर वो ठंडे दिमाग से इसी तरह से घूमते रहें, दौरे करते रहें, तो फिर हासिल भी उनको हो सकता है। मगर उनके बहुत सारे बयान मैं देखते रहता हूं, जो लोग ट्विटर पर लगाते रहते हैं, पूरा भाषण तो नहीं सुन पाता हूं। मुझे लग रहा है कि उसमें फिल्टर की जरूरत है। वो जो दिल में आता है वही बातें जनता के बीच कह देते हैं। अब देखिए, दिल वाली बातें जो आप कहेंगे, आपके कहने का भावार्थ कुछ और हो सकता है और सुनने वाले का अर्थ कुछ और हो सकता है। वो अनर्थ भी निकाल सकता है और तरह तरह से उसे बाजार में पेश कर सकता है। इसलिए जिस तरह से वो संयमित तरीके से फिलहाल चल रहे हैं, अपने भाषणों पर भी कंट्रोल रखना होगा। हालांकि उन्होंने ताल ठोक कर कह दिया है कि मैं कभी भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, यानी वो एक दरवाजा कांग्रेस के लिए खुला रखना चाहते हैं, दूसरा दरवाजा वो चंद्रशेखर और आरएलपी के साथ भी रखना चाहते हैं। ये भीड़ देख रहे हैं, इस तरह की भीड़ अगर एक युवा नेता की सभाओं में आ रही है, वो भी हिंडौली और बूंदी जैसी जगहों पर, तो आप समझिए कि नरेश मीणा को आप खारिज कर सकते हैं मगर नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस नौजवान नेता के साथ नौजवानों की बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। मगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे हनुमान बेनीवाल हो या फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो और उसमें अब नरेश मीणा भी जुड़ जाएं, ये तीसरी ताकतें जो हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा आक्रामक तरीके से अपनी बात कह सकती है, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है पाने के लिए होता है। इन्हें जनता के प्यार के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। इसलिए ये उस लड़ाई को लड़ सकते हैं बजाय कि पत्रकार और विपक्ष। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार के मसलों को लेकर जो जांच बैठाए हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। मगर मैं आज देख रहा था झालावाड़ में एक पीएचडी का सीनियर इंजीनियर एप्पल का मोबाइल लेते हुए, कितना का होगा, लाख रुपए का, गिरफ्तार हो गया। अभी आप
बुलेटिन करने आ रहा था तो देखा कि एक वरिष्ठ अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता भरतपुर में सोलर रूफटॉप कोई लगाना चाह रहा था। उसके मीटर के लिए और उसकी इजाजत के लिए 50,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार हो गया। अब ये 3 इंजीनियर, वरिष्ठ, कनिष्ठ और सहायक, इस तरह से गिरफ्तार हुए हैं तो अफसोस होता है कि जिस समय इंजीनियर बने होंगे, कितनी उम्मीदों से परिवार वाले ने पढ़ाए होंगे और इंजीनियर बनाए होंगे, और कितनी छोटी रकम लेते हुए ये गिरफ्तार हो जाते हैं। इस लालच का कहीं तो कुछ अंत होना चाहिए, पता नहीं कब होगा। मगर बेरोजगार जो हैं भजन लाल शर्मा से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। नौकरियां खूब निकल रही हैं, मगर हम चाहते हैं कि भजन लाल शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार की तरह पेपर लीक के अगर सबूत मिलते हैं तो तुरंत परीक्षाओं को रद्द करें। जेईएन परीक्षा की जांच अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, या कहिए शुरू ही नहीं हो पाई है, जिस जेईएन परीक्षा की वजह से एसआई की जांच शुरू हुई थी। इसके अलावा जो उम्र घटाने के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, लड़के की सब इंस्पेक्टर की जो उम्र है, थानेदार की जो उम्र है, वो राजस्थान में 24 साल 25 साल की है। इतने में तो तैयारी करते करते निकल जाती है उम्र, परीक्षा आते आते निकल जाती है। इसलिए कम से कम बाकी राज्यों की तुलना में जहां 28 साल और 30 साल की उम्र है, उस तरह से भजन लाल शर्मा को कानून में, नियम में संशोधन करना चाहिए। कई जगह फाइलें चल भी रही है, मगर इसके बावजूद मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में रिलैक्सेशन के लिए वो छात्र जो पेपर लीक 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से पीड़ित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस आप डिवीजन बेंच में जाइए और उन्हीं से रिलीफ मांगिए। साथ ही यह भी कहा कि परीक्षा अगर रद्द हो जाती है तो फिर मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका, और परीक्षा अगर रद्द नहीं होती है तो फिर रिलीफ देने के लिए 2025 में बैठाने के लिए मार्च तक जो यहाँ का डिवीजन बेंच है फैसला ले। यानी कुल मिलाकर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि डिवीजन बेंच सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो सिंगल बेंच ने रद्द किया है उस पर मार्च तक फैसला ले ले, यानी 1-2 महीने में फैसला ले ले और मामले को खत्म करे। सोमवार को फिर से सुनवाई है। उम्मीद कर रहे हैं बेरोजगार कि इंसाफ मिलेगा। बेरोजगारों के विषय पर हम अलग से आपसे चर्चा करेंगे कि उनकी मांगे क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी मांग उनकी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से अपनी रैलियों में साक्षात्कार को, इंटरव्यू को खत्म करने के लिए कहा है बहुत सारी नौकरियों में, मगर राजस्थान में भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया है इंटरव्यू, जो भजन लाल शर्मा खत्म नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें खत्म करना चाहिए। इस पर अलग से हम आपसे बातचीत करेंगे। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।